ले पुलिस और आ जाओ आमने सामने और देखो यादवों की लाठी पीठ पर भी पड़ेगी और लेकिन डाल देंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से कि बुखार आ जाएगा। एक इधर भपकी किसी और को दिखाना गाजर मूली नहीं है यादव समाज के लोग चाहे समाजवादी पार्टी के लोग। जिस तरह करणी सेना वाले ललकार रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं आमना सामना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इनको भागने का ठौर नहीं मिलने वाले से कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। अभी यादवों की ताकत को जाने नहीं हो, समाजवादियों की ताकत को नहीं जानते हो। ये करणी भरणी सेना वालों को चटनी बना देंगे, डालेंगे कहीं से लाठी हुरा वाली, निकालेंगे कहीं से। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। करणी सेना के तमाम पदाधिकारी लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव सहारनपुर आ जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, कोई कह रहा है कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम समाजवादी पार्टी के लोगों को सबक सिखा देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं। कोई कह रहा है कि 25 लाख का इनाम दूंगा अगर कोई रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद उनको गोली मार देगा। तमाम तरह की ये बातें करणी सेना के लोग क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है, क्या है, पूरे मामले को समझने के लिए मेरे साथ बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता, ओबीसी की आवाज़, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चौधरी लोटाराम शाह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि पूरी कहानी चल क्या रही है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुंचाने में मदद करें। चल क्या रहा है, कोई कह रहा है कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो समाजवादी पार्टी को सबक सिखा दूंगा मैं। देखो ये पूरा का पूरा माजरा जो चल रहा है, यह विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पटकथा तैयार की जा रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दावा जो 80 में 79 का था, वह दावे को पूरी तरह से फेल किया। भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा करके जो इनका आंकड़ा था उसको 36 तक खिसकाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी। ये योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में जो पूरी तरह से करणी भरणी और चटनी सेना वाले जो हैं, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है और योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में यह पूरी तरह से जो है कि जाति टकराव को बढ़ा करके और इसके लब्बो लुआबे है, इसके पीछे हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले दिनों जो है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था, औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही थी नागपुर के पास। औरंगजेब का जन्म जो है गुजरात के दाहोद में हुआ, अंतिम उनका जो है कि अहमदनगर में हुआ। और औरंगजेब के जिंता जी जो मनुस्मृति के विधान के निर्माता हैं, जो कि आरएसएस के गठन करने वाले हैं, उनके पूर्वजों ने औरंगजेब की जिंदा जी मदद लिया और आज जो है औरंगजेब के मरने के बाद उनके कब्र की खुदाई करा करके हिंदू मुसलमान का मुद्दा भड़का करके ये राजनीतिक लाभ लेने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक गलत बयान दिया क्योंकि इतिहास की उनको जानकारी नहीं है। अभी तक तो मैं सुनता था कि अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी जो है कि गणित में बीएससी हैं, लेकिन इनकी गणित भी बड़ी कमजोर है। अगर गणित कमजोर नहीं रहती तो ये बार बार 46 में 56 यादव एसडीएम, 46 में 56 यादव एसडीएम की रट लगाते हैं। इनको गणित का ज्ञान नहीं है कि 86 ज़्यादा होता है कि 46 ज़्यादा होता है। अगर गणित का ज्ञान रहता तो अगर झूठ भी बोलते तो 86 में 56 यादव एसडीएम की बात करते, लेकिन उसी तरह से इन्होंने जो है औरंगजेब वाला जब मुद्दा चला तो इन्होंने कहा कि वीर शिवाजी ने औरंगजेब को घूट घूट कर मरने को विवश कर दिया। अरे भाई, वीर शिवाजी हमारे यादव कुल में पैदा हुए थे, कुर्मी वंश में पैदा हुए थे और शिवाजी का जो सबसे बड़ा वो सेनापति वो भी मुसलमान भाई था। औरंगजेब से यह है कि संघर्ष चल रहा था, लेकिन वीर शिवाजी की मौत जो है कि 1680 में होती है और 27 बरस बाद 1707 में जो है औरंगजेब की मौत होती है। तो यह कहाँ से सवाल आ गया कि औरंगजेब घूट घूट करके मरा? पहले तो बवंडर वो खड़ा किए, अब ये बवंडर जो राणा सांगा के नाम पर किया जा रहा है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। देखो, उस समय लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, लड़ाई उस समय जर जोरू को बचाने की थी, अपने जो है कि स्टेट के विस्तार की थी।
आप जाओगे राजस्थान में एक दो नहीं, सैकड़ों राजघराने मिल जाएंगे। आप यही बगल में गोंडा चले जाओ, 3-4 राजघराने मिल जाएंगे। यही लखनऊ जहां आप खड़े हो तो यहाँ पर लाखन पासी यहाँ के राजा थे। बगल में जाओगे श्रावस्ती और बहराइच तो वहाँ पर राजा सुहेल देव पासी थे। सीतापुर में भी कोई पासी थे। उन्नाव में सातन पासी का राज था। रायबरेली में भी पासियों का राज था। भदोही में जाओगे तो भरों का वहाँ राज था। तो इस तरह से आप जाओगे मध्य प्रदेश में तो 2-4 राजघराना छोड़ दिया जाए। जैसे इंदौर में होलकर यानी गडेरिया समाज की थी, उनका राजघराना था। ये जो ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार है, ये देश के द्रोही है, देश के दुश्मन हैं। ये कुर्मी बिरादरी से जरूर संबंधित रखते थे सिंधिया परिवार के लोग, लेकिन इन लोगों ने गद्दारी करने का काम किया। आप जाओगे गुना का स्टेट हो, चाहे दिग्विजय सिंह का परिवार हो, ये राजघराना कहा जाता है। इधर चुरहट का जाओगे तो अर्जुन सिंह का हो। शेष जितने भी राजघराने थे, रामगढ़ का है तो लोधियों का स्टेट था। आप इसी तरह से छत्तीसगढ़ जो बोला जाता है, गढ़ माने होता है किला, ये 36 राजाओं के किले थे। तो ये राजस्थान में जो चल रहा था मामला, तो ये मेवाड़ के थे राणा सांगा के परदादा, दादा कह लीजिए, पृथ्वीराज चौहान के परदादा उदय सिंह प्रथम जो है कि अपने बेटी जोधा बाई, जिसको जगत गोसाई भी कहा जाता है, उसकी शादी जो है सलीम से किया था, जो अकबर का बेटा था। हुमायूं नहीं, सलीम से किए शादी करते हैं। और यह बात आई इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया और इब्राहिम लोधी का दिल्ली सल्तनत पर साम्राज्य स्थापित था। बगल में जो है कि पंजाब में जो है गवर्नर थे, एक कराची के गवर्नर थे दौलत खां, महमूद खां, और इनका इब्राहिम लोधी के चाचा से भी इनका विरोध चल रहा था। तो यह जो केवल राज्य के लिए, सत्ता के लिए यह संघर्ष था, न कि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा था। और इनको राणा सांगा को एक अवसर मिला। इनका नाम असली जो है कि महाराणा संग्राम सिंह था, बाद में राणा सांगा के नाम से ख्यात हुए। और इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए दौलत खां भी, महमूद लोधी आदि ने जो है बाबर के यहाँ, जो कि काबुल के शासक थे, तैमूर वंश से संबंधित थे। और राणा सांगा ने कहा कि भाई तैमूर वंश वाले जो होते हैं ये लुटेरे होते हैं, आएंगे लूट कर चले जाएंगे, फिर मेरा राजपाट हो जाएगा। बाबर नामा जो उनकी बाबर की आत्मकथा है, उसमें साफ उल्लेख है कौन कौन लोगों ने उनको आमंत्रित किया। राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोधी को हराने के लिए और साफ तौर पर कहा कि मैं आगरा के रास्ते आता हूं और आप जो है कि पंजाब के रास्ते आकर दिल्ली पर चढ़ाई करिए, इब्राहिम लोधी को खदेड़िए। लेकिन वहां पर राणा सांगा, मैं वह शब्द कह दूंगा तो कहो कि किसी को बुला करके धोखा देना। बाबर जो है चढ़ाई दिल्ली पर कर दिया, पानीपत का युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी की हार होती है, बाबर की जीत होती है। लेकिन इधर जो है कि राणा सांगा जो है अब मित्र के साथ जो है गद्दारी करने का काम किए, ये आगरा की तरफ कुछ नहीं किए। अब बाबर जो है कि खार खा गया, कहा कि बताओ बुला करके मेरे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हल्दी घाटी पर चढ़ाई कर दिया और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। ये 1527 में लड़ाई हुई। और पहले दो भाई और थे। इनके पिता का नाम रायमल था और इनके 3 भाई थे राणा सांगा के। एक जयमल थे और एक जो है कि पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज प्रथम कह लो। ये थे। पहले तो राजगद्दी के लिए भाई भाई में संघर्ष हुआ और उनमें इनका एक हाथ कट गया था, एक युद्ध में इनका पैर कट गया था। और जब हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1527 में, तो ऐसा बाण लगा बाबर की सेना का इनके यहाँ कि मूर्छित होकर गिर गए और इनके सैनिकों और सामंतों ने उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। जब इनको होश आया, कहे यहाँ मैं कैसे आ गया, उन्होंने कहा कि महाराजा आप मूर्छित हो गए थे, अगर आपको लेकर भागते हम नहीं तो बाबर आपको मार डालता। वहाँ पर रहे, कहे कि यहाँ से देखो रणथंभौर ले चलो। रणथंभौर गए और हल्दी घाटी पर जीत के बाद राणा सांगा की जो पत्नी थी वहाँ की रानी अब बन जाती हैं। फिर ये चलते हैं चंदेरी, मध्य प्रदेश में चंदेरी पड़ता है और बाबर उधर की तरफ कूच करता है। तब ये राणा सांगा पूछते हैं
कि बताइए कि बाबर कहाँ है, मैं बाबर से युद्ध करूंगा। उनके सैनिक कहते हैं कि राजा साहब आपका युद्ध करना ठीक नहीं है, बाबर से जो है कि दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, हमारी सेना कमजोर हो चुकी है और हमारी हार फिर होगी। लेकिन नहीं मानते, जिद करते हैं। वहाँ से रणथंभौर से लेकर कालपी आते हैं, जालौन जिला में है, वहाँ से लेकर के ईरच एक स्थान है झांसी में पड़ता है, वहाँ जाकर कहते हैं बाबर का पता लगाओ, लेकिन बाबर का पता नहीं चलता है। इनके सैनिकों ने कहा कि युद्ध नहीं करना है, क्योंकि सैनिक हार मान चुके थे और जानते थे कि बाबर से लड़ाई होगी, बाबर की सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी। फिर लेकर के कालपी आते हैं और इन्हीं के लोगों ने कालपी में 30 जनवरी 1527 को जहर दे करके मार डाला। इनके बाबर के लड़के का नाम क्या था? हुमायूं। और यही राणा सांगा की पत्नी ने हुमायूं के यहाँ एक पत्र लिखा, भाई बना करके राखी भेजा। और हुमायूं ने जो हुमायूं कर्णावती इनकी रानी थी, पत्नियां तो उस तरह 22 थी, कर्णावती जो है कि मेन पटरानी थी। कर्णावती ने राखी बांधा और राखी बांध कर भाई बहन का यहाँ पर रिश्ता हुआ। और अंततोगत्वा जो है कि हुमायूं ने इस रिश्ते को निभाया। और आज जो रक्षा का बंधन का ये त्यौहार चलता है, यह हुमायूं के व्यक्तित्व, चरित्र और चिंतन पर निर्भर करता है। और लोग कहते हैं कि मुगल बड़े आतताई थे, दुर्दांत थे, खुखार थे, देशद्रोही थे। उसमें देश और राष्ट्र का कोई सवाल नहीं था। छोटे छोटे स्टेट, एक एक जिला में 8-8 को 10-10 स्टेट थे, इसका ये संग्राम चल रहा था। और आज ये करणी सेना वाले जो कर रहे हैं ना, वो कौन चौहान है? मोहन चौहान, मुकेश चौहान, कोई अलीगढ़ वाला। ये कह रहे हैं कि जो रामजी लाल सुमन का जो है कि गर्दन काट के देगा 25 लाख का इनाम। तुम्हारे बाप देखे 25 लाख रुपया? इसकी औकात मैं पता लगाया हूँ, कैसे कैसे घर चलाता है। इनाम 25 जुबनिये से करना है, ये सब गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। और देखो, सच मैं बता दूं, ये जितने, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राणा सांगा हो, ये हमारे क्षत्रिय भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। करणी सेना के नाम पर राजपूत भाइयों को बदनाम कर रहे हैं, खलनायक बना रहे हैं। ये असली क्षत्रिय है, ये नहीं है। ये सब शूद्र से कन्वर्टेड राजपूत है। इनका अगर इतिहास करोगे, डीएनए टेस्ट करा लोगे तो भील मिलेंगे या तो निषाद मिलेंगे, शूद्र बन के पिछड़ी जाति के मिलेंगे। इन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके राजपूत बने, यह है इनका इतिहास। ये चाहे तोमर वंश हो, चाहे गहलोत वंश हो, चाहे चौहान वंश हो, चाहे शेखावत वंश हो, ये तमाम जो चाहे रायकवार वंश हो, ये सारे के सारे पिछड़ी जातियों से ये अपने को राजपूत उच्च बनाने का काम किए। और मैं दो संरक्षक से पुलिस हटा दे, आमना सामना हो जाए एक बार, हल्दी घाटी की तरह, खांडवा की तरह हो जाए, देखते हैं कौन विजयी होता है। हम लोग भी चाहते हैं, जब तुम छेड़ रहे हो तो भैया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हम समाजवादियों को कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। तो मैं करणी सेना वाले से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। अभी यादवों की ताकत को जाने नहीं हो, समाजवादियों की ताकत को नहीं जानते हो। ये करणी भरणी सेना वालों को चटनी बना देंगे, डालेंगे कहीं से लाठी, हुरा वाली निकालेंगे कहीं से। या इतना मजाक मत करो। ये हम लोग जो है ना, कह रहे 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समाजवादी पार्टी को हम सबक सिखा देंगे। ये करणी सेना वाले जिनके संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जाति उन्माद को पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो अपने जो संरक्षक है उनसे कह दें हटवा ले पुलिस, और आ जाओ आमने सामने। और देखो, यादवों की लाठी पीठ पर भी पड़ेगी, और लेकिन डाल देंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से कि बुखार आ जाएगा। ये गिदड़ भपकी किसी और को दिखाना, गाजर मूली नहीं है यादव समाज के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग। एक फूलन देवी के साथ अत्याचार किया। फूलन देवी जो है आत्महत्या नहीं की, बाबा मुस्तकीम ने बेटी बनाया फूलन को। कहा जिन अत्याचारियों ने नंगा करके कुएं से पानी भराया है, उसी बेहमई के कुएं पर उन आतताइयों को रणचंदी बन करके हटाना है। और फूलन देवी जो है लाइन में खड़ा करा करके 14 फरवरी 1981 को 22 अपराधियों को, बलात्कारियों को रणचंडी बन करके ठाए 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 करने का काम की। और फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को भारतीय जनता पार्टी वालों ने कराया, क्योंकि फूलन देवी का जो मामला था, जो संघर्ष था, फूलन देवी को बीहड़ में भेजने का काम किसने किया? क्या किसी यादव और मुसलमान ने किया? क्या
फूलन देवी को नंगा करके कुआं से पानी भराने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? फूलन देवी की आबरू लूटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? वीर एकलव्य का अंगूठा काटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? शंभुक ऋषि की गर्दन काटने का और कटवाने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? एकलव्य का अंगूठा क्या किसी मुसलमान ने काटा था? आप बताओ, वीर शिवाजी की माता यादव समाज की थी और जो है कि उनकी जो है कि कुर्मी समाज में शादी हुई थी, पाटीदार समाज में। तो वीर शिवाजी का एक गागा भट्ट था, एक अखड़ा का काना था, यही बनारस से गया था और उसने बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक करने का काम किया। ये तो कोई मुसलमान नहीं थे। एक तरफ तुम वोट के लिए हिंदू 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 चिल्लाते हो, अरे बेईमानो, और जब सम्मान देने की बात आती है, बराबरी में बैठाने की बात आती है, तो हम लोग लोहार कुआर सुनार तेली तबोली बरई बारी अहिर कुर्मी काची मला केवट लोधी किसान चमार पासी धरकार बस हो जाते हैं। यह बेईमानी अब नहीं चलेगी। और जिस तरह करणी सेना वाले ललकार रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं आमना सामना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनको भागने का ठौर नहीं मिलेगा। जिस पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग भी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे कि पृथ्वीराज चौहान जंगल जंगल भटके, पहाड़ों में छिपे, भीलों ने उनकी, हमारी यानी भील का मतलब निषादों ने उनकी मदद किया। पूरी जो उनकी सेना में थे 20,000 केवल निषाद और भील थे, और राणा प्रताप घास की रोटी खाए। बड़ा आश्चर्य होता है भाई। अरे औरंगजेब का जो है अकबर की पत्नी मान सिंह की बहन थी, और एक मान सिंह की बहन जो है वह जो है कि महाराणा प्रताप से ब्याही थी। महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां, 27 बच्चे थे, और इनकी लड़ाई केवल मनसबदारी का था। अकबर नहीं चाहता था कि मैं हल्दी घाटी का युद्ध लड़ूं। 3 बार अपने साले मान सिंह से प्रस्ताव भेजा, जो अकबर की सेना के सेनापति थे, लेकिन राणा प्रताप कहे नहीं, हमको 10,000 की मनसबदारी चाहिए। और अकबर फिर भी चाहता था कि हम 5,000 की मनसबदारी दे रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जीत पर अपने अड़े हुए थे। और यह तो जयपुर घराना से कहते थे, ये छोटका वाला ठाकुर है, राजपूत है, हम बड़का वाला राजपूत हैं। और जयपुर घराना तो इनसे खार खाया ही था। इन्होंने जो उनके साथ धोखाधड़ी किया था, गद्दारी किया था महाराणा प्रताप ने जयपुर घराने से। जयपुर घराने ने 5,000 की मनसबदारी और अकबर की स्वीकार कर लिया। और आश्चर्य की बात है कि राणा प्रताप 10,000 की मनसबदारी मांग रहे थे, उनका बेटा जो है 5,000 की मनसबदारी पर समझौता कर लिया। और इनका भाई शक्ति सिंह अकबर का दरबारी था। तो भैया, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, यह मामला केवल राजपाट का है, जोरू और जमीन का है। कह रहे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर ना आए तो अनहोनी हो जाएगी। अखिलेश यादव को रोकने की बात करें, अलीगढ़ में, सहारनपुर में, जगह जगह अखिलेश यादव, क्या लगता है रोक लेंगे वो लोग? देखो, वो कहा न गिदड़ बाप की, हमारे यहाँ कहावत एक कही जाता है कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता जब किसी दूसरे मोहल्ले में जाता है तो उस मोहल्ले वाला कुत्ता जो है खदेड़ता है। तो हम लोग कुत्ते नहीं है भैया, ये कहावत हम लोगों पर नहीं है। अगर अखिलेश यादव को सहारनपुर जाने से रोकेगा ना, तो फिर पनाह नहीं कहीं मिलेगी, छोड़ करके भागना पड़ेगा उसी राणा प्रताप की तरह। जा करके कहीं जो है कि वहीं पहाड़ी और गुफा में छिप करके जान बचाओगे। या हम लोगों को ललकारने का काम मत करो। और है तुम्हारी औकात तो अपने जो संरक्षक तुम्हारे बने हैं, जिनके संरक्षण में रह करके गुंडई कर रहे हो, ठाकुरों और क्षत्रियों को, राजपूतों को अपमानित करने का काम कर रहे हो, लांछित करने का काम कर रहे हो, तो कह दो संरक्षक से पुलिस हटा दे, आमना सामना हो जाए एक बार हल्दी घाटी की तरह, खांडवा की तरह हो जाए। देखते हैं कौन विजयी होता है। हम लोग भी चाहते हैं, जब तुम छेड़ रहे हो तो भैया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हम समाजवादियों को कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, विस्तार से पूरा इन्होंने बताया, पूरी कहानी बता दी कि क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सच्चाई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।